अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज इस नॉवेल ज़िंदगी है तेरे नाल जिसको तहरीक आरम शाह ने इसकी लास्ट एपिसोड 15 मैं रीड करूँगी। तो ये नॉवेल तो एंड हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवेल जो मेरी रीड करूँगी वो भी अच्छा होगा। तो ये नॉवेल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसके बारे में मेरे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। इससे ये होगा कि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हो सके तो तमाम वीडियो को लाइक्स भी कर दें। तो चले अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं, बढ़ते हैं इस नावल की लास्ट एपिसोड की तरफ। फ़रीन बेगम के गुनाहों की खबर सबको हो चुकी थी। असम ने सारी बात जब अम्मा भी और फ़रीन बेगम की बहन नरमीन को बताई तो दोनों को ही बहुत अफसोस हुआ था। नरमीन बिल्कुल भी अपनी बहन जैसी नहीं थी और अपनी बहन के लिए गुनाहों का जानकर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। शायद वो अज़म की बात पर यकीन ना करती, लेकिन जब इनकी बेटी अनाबे ने हर बात की तस्दीक की तो इनके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। नरमीन इन सब के सामने काफ़ी शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अम्मा भी ने नरमीन को ये समझाया कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, बल्कि अनाबिया की वजह से कनीज़ और आन सही सलामत थी, वरना वो फ़रीन की कारी करतूतों के बारे में शायद कभी जान ही ना पाते। अज़म ने फ़रीन बेगम का फ़ैसला जरगे में करना चाहा था, लेकिन जिस हालत में वो सुबह मिली थी, अज़म तो क्या कोई भी इन्हें सज़ा ना दे पाता। इनका दिमागी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका था। अपने ही चेहरे को नाखूनों से नोच-नोच कर उन्होंने ज़ख्मी कर रखा था, जबकि अपने बाल इतने ज़ोर से खींचे थे कि कितनी जगह से वो जड़ से उखड़ गए थे। इनकी हालत देख अज़म ने इन्हें पागल खाने भिजवा दिया और इन्हें क्या सज़ा देता है। इन्हें इनके गुनाहों की सज़ा इनका रब ही दे चुका था। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ सभी सदमे और गम की कैफ़ियत से बाहर आ गए थे, लेकिन अगर किसी को फ़रीन बेगम के अमल ने मुकम्मल तौर पर तोड़ा था, तो वो सुल्तान था, जो चाह कर भी इस सदमे से निकल नहीं पा रहा था। वो कनीज़ को लेकर वापस लाहौर चला गया, जहाँ अपना काम करने के साथ-साथ वो हर पल इसका ख़्याल रखता था, लेकिन कनीज़ ने कभी गलती से भी इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। कनीज़ को समझ नहीं आता कि वो उसे बिखरने से कैसे बचाए। सबकी ज़िंदगियाँ की खुशियाँ लौट आई थी। शायद अम्मा भी आन और शबान के साथ-साथ खुशी-खुशी मुल्कों के हवेली रह रही थी, जबकि अज़म की कब्र से सुनसान हवेली में भी रिज़ा की वजह से खुशियाँ लौट आई थी। इन दोनों की मोहब्बत अजीब-सी थी, एक-दूसरे के बगैर एक पल के लिए रह भी नहीं सकते थे और साथ होते हुए किसी न किसी बात पे बच्चों की तरह लड़ते रहते थे। रिज़ा का दिल करता था वो हर पल अज़म को नखरे और लाड दिखाए और अज़म भी दिलो-जान से वो लाड उठाए। अगर वैसा नहीं करता तो लिज़ा रोती यही कहती कि अब अज़म को इससे मोहब्बत नहीं रही। अभी भी अज़म को घूर-घूर कर लिज़ा को देख रहा था, जो आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। आज रूह और गुलाम का वलीमा था और इन्हें पहले ही जाने के लिए तैयारी हो रही थी। चूज़े कितनी देर और लगेगी? ऐसा ना हो कि हम दोनों फंक्शन के बाद पहुँचे। अज़म ने इसके पास आकर पूछा, ओहो बेबी बस लिपस्टिक रह गई, हमें देर नहीं होगी, जस्ट रिलैक्स, गुस्सा मत किया करे, अच्छा नहीं लगता। आखिरी बात लिज़ा ने शरारत से उर्दू में कहा और लाल लिपस्टिक होठों पे सजाने लगी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने मुनासिब से मेकअप और खुले भूरे बालों के साथ वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अज़म ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसका रुख अपनी जानिब किया और तपिश निगाहों से इसके लाल रंग में रंगे होठों को देखने लगा। इस लड़की के लिए इसका जुनून और शिद्दत हर गुज़रते लम्हे के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अज़म इसके होठों पर झुकने लगा तो लिज़ा ने फ़ौरन अपना हाथ इसके होठों पर रखा और इसे घूरने लगी। अब देर नहीं होगी? नहीं, अज़म ने एक लफ्ज़ में जवाब देकर अपने होठों से इसका हाथ हटाया और इन लाल पंखुड़ियों को शिद्दत से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी शिद्दत पर काँपते हुए लिज़ा इसकी मज़बूत वजूद में समिट गई थी। अज़म ने इसे कमर से पकड़कर ड्रेसिंग पे बिठाया और अपनी मोहब्बत मज़ीद शिद्दत से इस पे लुटाने लगा। लिज़ा को लगा था कि इसे बस एक किस चाहिए था, लेकिन अब इसे बेखुद होता देखकर लिज़ा ने इसके सीने पे हाथ रख के इसे खुद से दूर किया। क्या नो बेबी, देर हो जाएगी। लिज़ा ने इसे समझाना चाहा, लेकिन अज़म इसकी गर्दन पे झुक गया और जान का अज़ाब बनता वो पिल्लू रास्ते से हटा दिया। प्लीज़ बेबी। लिज़ा ने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था। जब लिज़ा को इसका हाथ अपनी चोली की डोरी से चलता महसूस हुआ तो इसने अज़म को खुद से दूर कर दिया। अज़म ने इसका पल्लू से दूर कर दिया तो लिज़ा मुँह बनाकर इसे देखने लगी। मुलाज़िमा ने 2 घंटे की मेहनत के बाद ये साड़ी नामी ब्लाउज़ से ऐड की थी, जिसे अज़म झटके में खो चुका था। लिज़ा को अज़म का हाथ अपने पेट पर सरकता हुआ महसूस हुआ तो अज़म का हाथ थाम गई। जाने वो कौन है जिनके महबूब के नाक का मोती इन्हें मदहोश करता है? मुझे तो मेरी चूज़ी का ये मोती बेकरार ही नहीं आने देता। अज़म ने इसकी बेली बटन रंग को छेड़ते हुए कहा तो लिज़ा खुद में ही सिमट गई। इसे कभी खुद से जुदा न करना, तुम्हारे अज़म की जान है ये मोती। अज़म ने अपना हाथ इसके पेट से हटाया तो लिज़ा ने सूखा साँस लिया, मगर अब इसे गर्दन के पीछे से पकड़कर अपने बहुत करीब करके फिर से इसकी सांसें
सीने में ही रुक गया। अगर तुम्हें लगता है कि इसका तरह सीन लगकर तुम्हें कहीं जाने दूंगा तो ये गलतफहमी है। तुम्हें अगर शादी पे जाना तो चेंज करके रहो, वरना चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ। अपने कान पर अज़म की साँसों की हरारत के साथ साथ ये जानलेवा सरगोशी महसूस करके लीज़ा का रूम काँप गया। मैं चेंज करती हूँ। लीज़ा की मुस्कुराहट पर अज़म ने मुस्कुराकर उसके कान की लो को चूमा और इससे दूर हुआ। लीज़ा ने शीशे में खुद को देखा तो अपने कर्ल किए बाल बिखरे हुए और टूटी लिपस्टिक को फैला देखा अज़म को कोसने लगी। इसने अपना मेकअप साफ किया, कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगी, लेकिन अचानक ही इसका सर बहुत बुरी तरह से चकराया था। अज़म बेहोश होकर ज़मीन बोस होने से पहले से अज़म को पुकारा था। इसके ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनकर अज़म भागकर कमरे में आया। उसे बेहोश देखकर इसका दिल रुकने लगा। गज़ल अज़म ने परेशानी से इसका गाल थपथपाया और इसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद इसने कम्फर्ट लीज़ा पे ठीक से दिया और परेशानी से इसे बार-बार उठाने की कोशिश करने लगा। मुलाज़िम डॉक्टर को कमरे में लाया तो अज़म ने घबरा कर डॉक्टर को देखा। पता नहीं क्या हो गया, इसे अचानक बेहोश हो गई है। अज़म ने परेशानी से कहा। डॉक्टर ने इसे बाहर जाने को कहा। ना चाहते हुए अज़म बाहर आया और बेचैनी से बाहर टहलने लगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मैं मिठाई मंगवाएं चौधरी जी। डॉक्टर की बात पर अज़म ने ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर की अगली बात पर अज़म को लगा इसने कुछ गलत सुना हो। तो क्या मैं बाप सच में डॉक्टर साहबा? डॉक्टर हाँ में सर हिलाया। अज़म को समझ नहीं आता वो क्या करे। आखिरकार इसने खुशी से पास खड़े मुलाजिम को गले से लगा लिया तो डॉक्टर के साथ साथ वो मुलाजिम भी हंस दिया। अज़म ने अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर डॉक्टर को पकड़ा दिए और मुलाजिम की जानिब बढ़ा। इतनी मिठाई मंगाओ कि गाँव के हर घर में बांटी जा सके और 10 बकरे मेरी बीवी के सदके में कुर्बान करो। अज़म के हुक्म पर मुलाजिम ने हाँ में सर हिलाया तो अज़म खुशी से कमरे में आया और लीज़ा को देखा जो अभी भी बेहोश थी। अज़म इसके पास बैठा उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर इसके चेहरे के हर नश को चूमने लगा। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया, मेरी चूज़ी, मेरी तारीकी को दूर करके रोशनी लाने का बहुत शुक्रिया। अज़म ने मेहनत से कहकर इसके माथे को चूमा तो लीज़ा ने हल्के से अपनी आंखें खोली और ख़ुद को देखा। इसे याद है कैसे वो बेहोश हो गई थी तो अज़म को घूरने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लीज़ा की बात पर कहकमा लगाकर हंस दी। हाँ मेरी जान, वजह तो मैं ही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हारा भी है। तुम ही हो इतनी नशीली, फिर ये सब तो होना ही था ना। अज़म ने इसका निचला अंगूठे से चलाते हुए कहा। वाह, अब ये भी मेरा कसूर है। तुम ही मेरी सासों को कैद करके आज़ाद करना भूल जाते हो, इसलिए बेहोशी। अब मुझे नरमी से ना छुआ तो पास ना आने दिया करूँगी। लीज़ा ने उंगली दिखाकर वन के तो अज़म इसके इंकशाफ पे हर कैक में लगाकर हंस दिया। तुम मेरी गुस्ताखियों से बेहोश नहीं हुई थी मेरी नाजुक सी विलायती चूज़ी, वजह कुछ और है। अज़म की बात ने लीज़ा को परेशान किया। क्या हुआ मुझे? लीज़ा ने घबरा कर पूछा। तुम मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो मेरी चूज़ी। बहुत जल्द हमारे यहाँ एक छोटी सी जान की आमद होने वाली है, तुम माँ बनने वाली हो। अज़म की ये बात बताने पर लीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई और फिर इसे गाल होता चेहरा अज़म के सीने में छिपा लिया। अज़म ने कहकमा लगाकर हंसते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी जान, मेरी ज़िंदगी को इतना हसीन बनाने का शुक्रिया। अज़म ने इसकी दोनों बंद आँखें धक गाल चुम कर कहा तो लीज़ा मदी शर्मा को खुद में समेट गई थी। अज़म जी, अज़म की जान। अज़म ने इसके साथ लेटकर इसका सर अपने सीने पर रखते हुए पूछा। नहीं, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा चाहिए या बेटी? लीज़ा ने लाड से इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए पूछा। सच तो ये कि एक वक्त सच के दिल में इसकी माँ का डाला हुआ था कि मशरकी मर्द बेटी को पसंद नहीं करते बल्कि बेटी को ख्वाहिश करते हैं। बेटा। अज़म की बात पर लीज़ा का चेहरा उतर गया था। अज़म ने इसका चेहरा डोरी से पकड़कर ऊंचा किया और मोहब्बत से इसे देखने लगा। बल्कि पहले 4 से 5 बेटे चाहिए मुझे, क्योंकि अगर बेटी तुम्हारी तरह हसन हो तो इसकी हिफाजत के लिए 4-5 बॉडीगार्ड पहले से मौजूद हों। वाह खुदा, तुम्हारे उसको कैसे सबकी नज़र से बचा रहा हूँ ये मुझे ही पता है। अज़म की इस बात पर लीज़ा हंस दी। हर वसवसा पल भर में दिल से उतर गया था। खुदा हमें बेटा दे या बेटी, मुझे मंजूर होगा मेरी जान, बस जब तक वो सेहतमंद हो। अज़म ने लीज़ा की नाक चूम कर कहा तो लीज़ा ने मुस्कुराकर उसके सीने पर अपना सर रख दिया। फिर एक ख्याल के तहत मुँह बनाकर अज़म को देखा। तो मुझे हनीमून पर नहीं लेकर गए थे ना, अब मैं बेबी की वजह से ट्रैवल भी नहीं कर सकूँगी। अज़म की इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, हम आराम से अपने बच्चे के साथ हनीमून पर चलेंगे। लीज़ा ने मुँह बनाकर इसे देखा। बच्चों के साथ कौन सा हनीमून होता है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मेरा अलग कमरा कर लूँगा। अज़म ने आँख दबाकर कहा तो लीज़ा ने शर्माकर इसके सीने में चेहरा छिपा लिया। अज़म ने भी हंसते हुए अपने जीने की वजह को खुद से लगाया था। गुलाम का वलीमा तो दोनों भूल चुके थे। ज़िंदगी ने इतनी बड़ी खुशी जो दी थी। आन उठो, हॉस्पिटल नहीं जाना। अर्शमान ने आन को उठाते हुए कहा। आजकल कुछ ज़्यादा ही सोने लगी थी। इसकी थकावट अर्शमान को परेशान कर रही थी। मान प्लीज़ थोड़ा सा और सोने देना, मैं ही तो हॉस्पिटल की बॉस हूँ, कोई नहीं डांटेगा मुझे। आन ने लाड से कहते हुए फिर से सोना चाहा तो अर्शमान हंस दिया। वो फिर आन को गाँव वाले हॉस्पिटल में हर नौकरी दिला चुका था, क्योंकि इसने ये हॉस्पिटल इसलिए तो बनाया था कि अब आन के साथ मिलकर इसके हॉस्पिटल को काफ़ी डेवलप भी करना था, ताकि इमरजेंसी की सूरत में हर एक को इलाज गाँव में ही मौसर हो। नहीं मिसेस अर्शमान
मलिक हॉस्पिटल की बॉस आप नहीं हैं, नहीं मैं हूँ, मेरा को मैं इसी वक्त उठकर हॉस्पिटल के लिए तैयार हूँ। शमान ने शरारत से इसकी नाक दबाकर कहा, अगर हॉस्पिटल आपका है तो आप मेरे हैं, इस लिहाज से हॉस्पिटल भी मेरा है। आन इतना कहकर फिर से सोने लगी, लेकिन अचानक इसका दिल बहुत ज़्यादा मतलाया था और वो उठकर वॉशरूम की जानिब भाग गई। इसे उल्टियाँ करता देखा शमान उसके पास आया, उसकी कमर से लाने लगा, क्या हुआ आन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आन अपना मुँह साफ कर दी जब अशवानी से पूछा, पता नहीं माने 1-2 दिन से ऐसी तबीयत बोझल है, मैं डॉक्टर समरा को चेक करवा लूँगी। आन ने ब्रश पे बेस लगाकर मुँह में रखते हुए कहा, ऐसे कैसे चेक करवा लूँगी? मैं अभी डॉक्टर समरा को घर बुला रहा हूँ और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जा रही तुम। अशवान ने हुक्म देते कहा और बाहर आकर डॉक्टर समरा को कॉल करने लगा। कुछ देर के बाद ही डॉक्टर समरा वहाँ आई और आन का चेकअप करने लगी। मिस्टर मलिक आप ज़रा बाहर जाएंगे? डॉक्टर समरा ने अशमान से कहा था। अशमान कमरे से बाहर चले गए। इसे अम्मा भी परेशानी से अपनी जर्नी पाती हुई नजर आई तो इनके पास चला गया। क्या हुआ अशमान, आन की तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा भी ने परेशानी से पूछा। आप परेशान मत हो अम्मा भी, कोई मसला नहीं, बस एहतियातन डॉक्टर को चेकअप करवा रहा हूँ। अशमान ने समझाया। तभी डॉक्टर समरा ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराते हुए अंदर आने का कहा। शमान मम्मी को अपने साथ लगाता कमरे में दाखिल हो गया। कैसी बात है ना मिस्टर मलिक, आपकी बीवी डॉक्टर होकर भी इतनी सी बात ना समझ सकी? समरा की बात है। शमान ने परेशानी से आन को देखा जो अपना दहकता चेहरा चुकाया बैठी थी। शी इज एक्सपेक्टिंग मिस्टर मलिक, कांग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर समरा की बात पे अम्मा भी और शमान के चेहरे पर खुशगवार हैरत आई थी। अम्मा भी फौरन आन के पास आए, उसका लहू झलकाता चेहरा पकड़ के चूमने लगी। खुदा तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे मेरी बच्ची। अम्मा भी ने दुआ देते हुए पैसे निकाल कर आन पर वार दिए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शमान। अम्मा भी ने शमान को कहा था, वो भी मुस्कुरा दिया। मैं ये खुशखबरी शाहिद को सुनाती हूँ। इतना कहकर अम्मा भी खुशी से मकते चेहरे के साथ वहाँ से चली गई और डॉक्टर समरा भी इन दोनों को तन्हाई देकर कमरे से बाहर चली गई। अशमान मुस्कुराकर आन के पास आया जो शर्मा कर खुद में ही समेटी थी। अशमान ने खड़े खड़े इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा और अपने सीने से लगा लिया। इस खुशी के लिए थैंक यू सो मच आन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अशमान की आवाज़ में नमी महसूस करके आन की पलकें भी भीग चुकी थी। शुक्र तो इस ज़ात पाक का है अशमान जिसने हमें इस नेमत के काबिल समझा। अल्लाह ताला हमारी खुशियों को नजर बद से बचाए, आमीन। अशमान ने मोहब्बत से कहा और आन को सीने से लगाते हुए उसका माथा चूमा। फ्रेश होने के बाद वो आन को लेकर हॉल में आया जहाँ अम्मा भी खुशी से मिठाइयाँ तवाइफ लोगों में बांटवाने की तैयारी कर रही थी, जबकि शायद मुस्कुराते हुए अम्मा भी के पास बैठे थे। शायद ने आन को देखा तो मुस्कुराकर उसके पास और उसके सर पे प्यार देते हुए उसका माथा चूमा। हमेशा खुश रहो मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी वाली साले औलाद दे। शायद ने अपनी बेटी को दुआ देकर अशमान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे मुबारकबाद दी। अम्मा भी ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा, फिर अशमान की जानिब मुतवज्जा हुई। अशमान फ़ोन दो, मुझे सुल्तान से बात करनी है। अशमान ने अपने मोबाइल पर सुल्तान का नंबर डायल करके अम्मा बी को पकड़ाया तो अम्मा बी ने मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? अम्मा बी ने खुशी से चहकते हुए कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, मुबारक हो, तुम चच्चा बनने वाले हो। इस बात पर अशमान ने मुस्कुरा कर आन को देखा जो अभी भी शर्मा रही थी। अब मैं कुछ नहीं जानती कि तुम कनीज़ को लेकर वापस आ जाओ, वैसे भी इसका चौथा महीना चल रहा है, इसे तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी औलाद गाँव में अपनों के दरमियान पैदा हो। अम्मा बी ने हकमी अंदाज में कहा, लेकिन शायद सुल्तान ने मजम्मत की थी क्योंकि अम्मा बी का मुंह बन गया था। ये मेरा हुक्म है सुल्तान मलिक, जल्द से जल्द वापस आओ तुम। इतना कहकर अम्मा बी ने फ़ोन बंद करके अशमान को पकड़ा और मुस्कुरा दी। मिठाई आ गई अम्मा बी, एक मुलाजिम ने आकर कहा तो अम्मा बी ने इस बात में सर हिलाया। चलो अशमान मिठाई लेकर अजम के यहाँ चलते हैं, सबसे पहले इस खुशखबरी पर तो हाँ हक तुम्हारे बड़े भाई का बनता है। अशमा ने हाँ में सर हिलाया तो अम्मा भी उठ खड़ी हुई। अभी वो हवेली के दाखिल दरवाजे तक पहुँचे थे जब इनाज़ा मलिका मुलाजमों के साथ हवेली में दाखिल होते हुए नजर आए। अरे हाँ, हम तुम लोगों के पास ही आते खुशखबरी देना और तुम लोग दोनों यहाँ आ गए। अम्मा भी नज़म को प्यार देते हुए कहा और लीजा भागा शाहिद के सीने से लग गई थी। अज़म ने इस बात पर घूर कर लीजा को देखा। तुमने सरप्राइज़ ख़राब किया चूजी। लीजा ने फ़ौरन कार में सर हिलाया। कैसा सरप्राइज? अशमान ने हैरत से पूछा। मुबारक हो तुम्हें अशमान, तुम चचा बनने वाले हो। अज़म की बात पर सबकी आंखें हैरत से फैल गई। शाहिद ने लीजा का चेहरा ऊपर करके देखना चाहा लेकिन वो अपना चेहरा इनके सीने में छिपा गई। अशमान मुस्कुराकर अज़म के पास आया और अपने सीने से लगा लिया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरे भाई, बल्कि मुझे भी मुबारकबाद दो क्योंकि तुम भी ताया बनने वाले हो। इस बात पे अज़म ने हैरान होकर अम्मा बी को देखा और जिन्होंने हाँ में सर हिलाया। अज़म ने अशमान को सीने से लगाकर मुबारकबाद दी। एक बार फिर से वो दोनों खानदान एक हुए थे, एक बार फिर इनकी ज़िंदगी खुशियों से चहचहा रही थी। अम्मा की कॉल बंद हुई तो सुल्तान गहरा सांस लेकर कनीज़ के पास आया जो कमरे में बैठी छोटा सा स्वेटर बुन रही थी। सुल्तान ने इससे कहा था कि वो इतनी मेहनत ना करे, कनीज़ जितनी चाहे इनके बच्चे के लिए शॉपिंग कर सकती थी, लेकिन कनीज़ ने इनकार कर दिया था। वो अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए चीज़ें बनाना चाहती थी ताकि इनके बच्चे को इनसे उनसियत हो। सुल्तान इसके पास आया, उसके हाथ से स्वेटर पकड़ कर साइड पर रख दिया, खुद इसके पास लेट कर अपना सर इसकी गोदी में रख दिया। साइन कनीज़ ने फ़ौरन इसे टोकना चाहा। ना तो इनका रिश्ता पहले जैसा हुआ था और ना ही कनीज़ वो बीवी होने का हर फ़र्ज़ तो पूरा कर रही थी, लेकिन
सुल्तान को इसकी पुरानी वाली नौरी वापस नहीं लौटा रही थी, जो सुल्तान के लम्स पे कतराने की बजाय शर्मा जाया करती थी, जो अपनी मासूम बातों और शरारतों से इसकी होश ख़ता करती थी। वो जो अपनी बेटी से बात करने उदास हो गया यूँ इसके बगैर। सुल्तान ने अपना एक हाथ इसके कमर के गिर लिपट कर इसे लपटते हुए कहा और कनीज में मौजूद अपनी बेटी से बातें करने लगा। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो बेटा है या बेटी, लेकिन सुल्तान को ये लगता था कि वो बेटी है। अपनी बेटी से बातें करने के बाद सुल्तान ने कनीज को देखा, जब बुत बनी वहाँ बैठी थी। अम्मा भी चाहती है कि हम गाँव वापस चले जाए और हमारी पहली औलाद वहीं पर पैदा हो। सुल्तान की बातें करने से अपना सर झुका लिया, जैसी इनकी मर्जी। सुल्तान ने गहरा सांस लेकर हाँ में सर हिलाया, लेकिन तुम क्या चाहती हो, यहाँ रहना चाहती हो या गाँव जाना चाहती हो? सुल्तान चाहता था कि उससे बातें करें, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें, बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया करती थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूँ, हमें वही करना चाहिए जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं। आप बता दें हमें कब जाना, मैं तैयार हो जाऊँगी। इतना कहकर कनीज़ उठी और वहाँ से जाने लगी। कनीज़ सुल्तान के पुकारने पर कनीज़ अपनी जगह पर रुक कर पलट कर इसे देखा। कुछ चाहिए आपको? हाँ, सुकून चाहिए मुझे, मेरी नूरी वापस चाहिए, इसकी कलकलाहट, इसकी मासूमियत वापस चाहिए, इसकी वो मोहब्बत वापस चाहिए जिसके लिए सुल्तान मलिक इतना सब देखने के बाद भी ज़िंदा है। सुल्तान ने ये बातें दिल में कहीं, लेकिन ज़बान पर ना ला पाया। कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता दूँगा कब निकलना है गाँव के लिए। कनीज़ ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। सुल्तान वापस बेड पर लेटा और अपनी आंखें मूंद गया। अपनी अम्मा के अमल को वो भुला नहीं पा रहा था। इनके किए गुनाह की वजह से वो पल-पल बिखर रहा था। वो चाहता था कनीज़ इसे समेट ले, बिखरने से बचा ले, लेकिन उसे क्या समझती, वो तो खुद भी टूट चुकी थी। सुल्तान ने ही इसे बहुत बेरहमी से तोड़ा था। अज़म गहरी नींद में था जब लीज़ा की आवाज़ और उसके हिलाने पर उसकी आँख खुली। लीज़ा का फूला हुआ मुँह देखकर वो परेशानी से उठ बैठा। क्या वो चीज़ी तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अज़म ने इसके पेट पर हाथ रखते फ़िक्रमंदी से पूछा, तो लीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। फिर क्या बात है, मुझे उठाया क्यों? अज़म की पूछने पे एक शरारत सी मुस्कुराहट लीज़ा के होठों पर आई। मुझे भूख लगी है। इस वक्त अज़म ने हैरत से साइड टेबल पर पड़ी घड़ी को देखते हुए कहा, जा रात के 2 बजे का वक्त बताया जा रहा था। ये तो अपने बेटे को समझाओ ना, पता है क्या है, किसी वक्त भी भूख लग जाती है इसे। लीज़ा ने मुँह बनाकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया और नरमी से अपने होठ लीज़ा के माथे पे रखे। क्या खाना है मेरी जान को? नूडल्स, लीज़ा ने प्यार लाड से कहा तो अज़म गहरा सांस लेकर उठा और किचन की जानिब चल दिया। जब से लीज़ा के पैर भारी हुए थे वो इसे पहले से भी ज़्यादा लाड दिखाने लगी थी, और ये कसूर भी तो अज़म का ही था, जो इसका हर नखरा बर्दाश्त करता था। आज़म ने किचन में आकर पानी पतीले में डालकर चूल्हे पर रख दिया और 2 नूडल्स निकाल कर काउंटर पर रखे। जब लीज़ा नंगे पैर चलती किचन में आई, इस वक्त वो रेड कलर के ट्राउज़र और बटनों वाली शर्ट में मलबूस थी, जो कि इसका नाइट ड्रेस था। इसका चौथा महीना चला था और अज़म इसमें तब्दीलियाँ, हल्का सा भारीपन देख सकता था, जो इसे पहले से भी ज़्यादा हसीन बनाता था। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? अज़म ने नूडल्स का पैकेट खोलते हुए पूछा। तुम आधी रात को मेरे लिए उठकर नूडल्स बना रहे हो और मैं वहाँ कमरे में बैठूँ? अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठूँगी। लीज़ा ने किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो अज़म हँस दिया। इसने नूडल्स उबाले और थोड़ा सा लहसुन कूट कर इसमें नूडल का मसाला डाला, ऑयल को फ्राई करके इस मसाले पर डाला तो तड़के की आवाज़ और खुशबू पर बेसाख्ता लीज़ा के मुँह में पानी आया। तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे नूडल्स बनाते हो, बिल्कुल आखिरकार रात के 2 बजे उठकर जो बनाता है तो अच्छे ही बनेंगे ना? अज़म ने शरारत से कहा। नूडल्स में से पानी निकाल कर इनमें फ्राई मसाला मिक्स करते हुए प्लेट में निकाल कर लीज़ा के सामने रखे, लेकिन फिर भी लीज़ा ने निचला होठ ज़रा बाहर निकाल कर इसे देखा। अब क्या हुआ, फ्राइड एग भी खाना है? अगली फरमाइश पर अज़म ने गहरा सांस लेकर अंडा फ्राई किया और उसके नूडल्स पर रख दिया। लीज़ा ने कुछ देर इन नूडल्स को देखा, फिर चुटकी बजाकर फ्रिज के पास गए और उसमें से चॉकलेट सिरप निकाल लाई। लीज़ा ने इन मसाला नूडल्स पर चॉकलेट सिरप डाला तो अज़म की आँखें हैरत से फैल गई। कांटे के ग्रेड नूडल्स को लपेट कर वैसे खाई थी जैसे इससे ज़्यादा मज़े का कुछ ना हो। अज़म का दिल करता कि वो उल्टी कर दे। ये क्या खा रही हो तुम? अज़म ने हैरत से पूछा। अपने बेटे को मुझे सीने का इनके ऊपर चॉकलेट डाल के खाने को। लीज़ा ने भरपूर मज़े से नूडल्स खाते हुए कहा, हर बात का इल्ज़ाम मेरे बेटे पे मत डालो तुम। अज़म ने इसके पास बैठकर मुझसे गुस्से से कहा, क्या है बीबी, मज़ा आता है मुझे ये सब खाने का? लीज़ा ने नूडल्स के साथ भरपूर इंसाफ करते हुए कहा तो अज़म हंस दिया। इसके नूडल्स खा लेने के बाद वो दोनों कमरे में आए तो अज़म से ने लीज़ा को बेड पर लिटाया और खुद उसके साथ लेट गया। अज़म थोड़ी देर के बाद अज़म को फिर से लीज़ा की आवाज़ आई, अब बेबी कह रहे बाबा को बोलो, बाबा को गुड नाइट किस करें और उन्हें हक करके सोएं भी। अपनी बीबी की इस फरमाइश पे अज़म के होंठ मुस्कुरा दिए। इसने लीज़ा को अपने बाहों में लेकर मोहब्बत से इसका माथा चूमा, उसका सर अपने सीने पे रख दिया। अब और कुछ कह रहा है मेरा बेबी? अज़ान ने शरारत से पूछा तो लीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। वो कह रहा है कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। लीज़ा ने अज़म के दिल के मुकाम पर अपने होठ रखा, उर्दू में कहा तो अज़म मुस्कुराकर अपनी आंखें बूंद गया। ज़िंदगी इतनी हसीन पहले कभी ना लगी थी। अपने जिस्म में उठने वाली तकलीफ पर कनीज़ की आँख खुली थी। दर्द इतना था कि इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो मुश्किल हल्का से उठी और सुल्तान को देखा, जो इससे कुछ फासले पर सो रहा था। साईं कनीज़ की दर्द में डूबी पुकार महसूस करके सुल्तान फ़ौरन उठा और परेशानी से कनीज़ को देखने लगा, जिसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, जबकि आंखें आंसू से लबरेज थी। क्या हुआ नूरी, तुम ठीक तो ना? सुल्तान ने परेशानी से अपनी बाहों में लेते हुए पूछा तो कनीज़ ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। मैं आन को बुलाता हूँ। सुल्तान ने जल्दी से उठकर नंगे पैर कमरे से बाहर भागा और थोड़ी देर के बाद ही आन के साथ कमरे में आया। शमान जो उनके साथ
बताया था दरवाजे में ही रुक गया था। क्या हुआ कनीज़, कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बता। आन ने नरमी से पूछा और उसका चेकअप करने लगी। चेकअप करने के बाद आन ने सुल्तान को देखा जो परेशानी से कुछ फासले पे खड़ा इन्हें देख रहा था। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा सुल्तान भाई, इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ेगी। आन की बात ने सुल्तान की परेशानी मजीद बढ़ा दी। इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मैं गाड़ी निकालता हूँ सुल्तान, तुम इसे लेकर आओ। अर्शमान इतना कहकर वहाँ से चला गया तो आन ने ठीक से कनीज़ का दुपट्टा इस पर दिया और सुल्तान ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। हॉस्पिटल पहुँचने तक हर लम्हा सुल्तान पे कैसे भारी गुजरा था ये वही जानता था। अभी कनीज़ की डिलीवरी में पूरा हफ्ता बाकी था। अभी इमरजेंसी डिलीवरी वाली बात इसे परेशान कर रही थी। हॉस्पिटल पहुँचते आन नर्स और वहाँ मौजूद डॉक्टर की मदद से कनीज़ को इमरजेंसी में ले गई। सुल्तान परेशानी से हॉल में टहल रहा था। दिल में बार बार बस यही दुआ करता है खुदा इसके बच्चे और इसकी बीवी की हिफाजत करे, क्योंकि इनके बगैर सुल्तान की ज़िंदगी बेमकसद थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद इमरजेंसी का वार्ड दरवाज़ा खुला और मुस्कुराते हुए वार्ड से बाहर आई। इसके बाहों में कंबल में लिपटा एक छोटा सा वजूद था। मुबारक हो सुल्तान भाई, बेटी हुई है। आन ने वो छोटी सी जान सुल्तान की जानी बढ़ाते हुए कहा। सुल्तान ने कांपते हाथों से इस नन्ही सी गुड़िया को अपनी बाहों में ले लिया था। बाप होने का एहसास और जिम्मेदारी से इसे इस दिन का सबसे हसीन एहसास लग रहा था। कितने ही आंसू सुल्तान की आंखों से टूटकर इसकी नन्ही सी जान पे गिरे थे। कनीज़ कैसी है, वो ठीक तो। सुल्तान ने आन को देखते हुए पूछा तो आन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने माँ और बेटी दोनों की हिफाजत की। आप थोड़ी देर में इससे मिल सकते हैं। आन इतना कहकर वापस वार्ड में चली गई और सुल्तान ने जानिसार नजरों से अपनी बेटी को देखते हुए मोहब्बत से इसका माथा चूमा था। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। अशमा ने सुल्तान के कंधे पे हाथ रखकर और अपनी जेब से पैसे निकालकर इस बच्ची पे वार दिए। सुल्तान ने भी मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। मैं अम्मा अभी को यहाँ लेकर आता हूँ, तुम तब तक कनीज़ से मिल लो। अशमा इतना कहकर वहाँ से चला गया। सुल्तान भी आन के बुलाने पर इस वार्ड में चला गया जय कनीज़ को रखा। कनीज़ को आंखें मूंदे बेड पर लेटा देखा सुल्तान इसके पास गया और उनकी बेटी को कनीज़ के सामने किया। ये देखो कनीज़ हमारी प्यारी सी गुड़िया। सुल्तान के लहजे में नहीं बल्कि उसकी आंखों में भी इस नन्ही सी गुड़िया के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। कनीज़ आहिस्ता बेड पर नींदराज हुई और इस बच्ची को अपनी बाजों में ले लिया। वो बच्ची बिल्कुल कनीज़ जैसी थी, सांवली सी, दिखने को जो प्यारी सी आंखों वाली। इसे देखकर बेसाख्ता कितने आंसू कनीज़ की आंखों से बहते। ये कितनी प्यारी है नसाएं। कनीज़ ने इसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो सुल्तान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुल्तान ने मोहब्बत से कनीज़ की गिर बाजू लपेट के इसे खुद से लगाते हुए कहा आपको पता है मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगी। इतना कि कभी कोई कनीज़ अपनी बात कहते कहते एक पल को रुकी और बहुत से आंसू उसकी आंखों से बह निकले। कभी कोई इसके अनपढ़ होने का फ़ायदा ना उठा सके। कनीज़ की बात पर सुल्तान का सर शर्म से झुक गया। वो ज़िंदगी भर इससे बेपनाह मोहब्बत करके इस बात का दावा नहीं कर सकता था कि वो उसे बीवी होने का हक भी ना दे सका। अचानक ही सुल्तान ने अपने दोनों हाथ उठाए ने कनीज़ के सामने जोड़ दिए। कनीज़ हैरत से इस हरकत को देखने लगी। मुझे माफ़ कर दो कनीज़, वादा करता हूँ अपनी हर गलती का, हर तकलीफ का मैं दावा करूँगा। हमारी मोहब्बत की खातिर मुझे माफ़ कर दो, हमारी बेटी की खातिर मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर सुल्तान से सच सच के रोने लगा। कनीज़ ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लेटाया और खुद सुल्तान के हाथ थाम लिए। आप माफ़ी मत मांगे साईं, आपने मुझ पर एहसान किया था ना, मुझे इस आदमी से बचाया था। फिर जो एहसान करता है इसका तो हक बनता है वो अपने एहसान के बदले में जो चाहे करे। कनीज़ से बहती आंखों से कहा और इसकी बातें सुल्तान को मज़ीद आंसू बहाने पर मजबूर कर रही थी। जानते साईं मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था कि मेड का मतलब बीवी नहीं मुलाज़मा होता है। कनीज़ की इस बात पर सुल्तान ने हैरत से देखा। लेकिन मैं आपसे खफ़ा नहीं बल्कि ये ज़ाहिर भी नहीं दिया कि मुझे ये बात मालूम है। आपकी इस बात को आपकी ख्वाहिश समझती सचमुच आपकी मुलाज़म बनकर इस हवेली में रहने लगी। कनीज़ की बातें सुल्तान को मज़ीद शर्मिंदा कर रही थी। मैं अपनी ज़ात पर हर इल्ज़ाम आपका दिया तोहफ़ा समझ के कबूल कर लेती, लेकिन जब मेरी औलाद को नाजायज़ कहा गया, इसे गुनाह कहा गया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साईं। कनीज़ से बहती आंखों से अपनी गोद में सोई अपनी मासूम बेटी को देखा। मुझ पर जुल्म के पहाड़ तो तोड़ देते तो भी पर मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हमारी बेटी के हक तो न छीनते। इससे कनीज़ से इस नन्ही सी जान को अपने सीने से लगा उसे सच सच के रोती। सुल्तान खुद भी कितनी देर इसके सामने बैठा सर झुकाता रोता रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आपको माफ़ किया, अपना और अपनी बेटी दोनों का हक आपको माफ़ किया साईं। कनीज़ से अपने आंसू पोंछ कर कहा तो सुल्तान ने हैरत से साला ज़र्फ़ की मारी लड़की को देखा और इस समेत अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें और हमारी बेटी को बहुत मोहब्बत दूंगा कनीज़, अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों पर निछावर कर दूंगा, वादा करता हूँ। सुल्तान ने इनसे ज़्यादा खुद से वादा किया था। अब कुछ भी हो जाता है वो पहले जैसी गलती नहीं दोहराने वाला था। वो खुद से मुंसलिक हर रिश्ते को इसके हिस्से की मोहब्बत देने का इरादा रखता था। सुल्तान की बेटी की घर में आमद होते ही मुल्कों की हवेली खुशियों से चमगा उठी थी। अम्मा ने खुशी से पूरे गांव में मिठाई बिठवाई थी। आखिरकार इतने अरसे बाद इनके यहाँ खुशी जो आई थी। अम्मा भी ने बच्ची का नाम अरफ़ सुल्तान रखा था, क्योंकि कनीज़ चाहती थी इसकी बेटी का नाम ऐसा हो जो इसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाए। वो छोटी सी गुड़िया हर एक की लाडली थी। वो 2 माह की हो चुकी थी, लेकिन कभी वह शमान की बहू मिलती तो कभी आंट की। कनीज़ से सुल्तान को तो अपनी बेटी बस चुप करवाने के लिए रात को ही नसीब होती थी। अभी भी कनीज़ ने इसे कुछ देर पहले दूध पिलाकर सुलाया था जब अचानक इसे कमरे का दरवाज़ा
दाखिल हुआ और अम्मा भी कमरे में दाखिल हुई। अरे अम्मा भी आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती, आपने तक क्यों तकलीफ़ की। कनीज़ ने हाथ पकड़कर सोफ़े पे बिठाते हुए कहा। अम्मा भी मुस्कुराती उसके सर पर हाथ मोहब्बत से हाथ रखा। हमेशा खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। कनीज़ इनकी दुआ पे मुस्कुराई। अम्मा भी ने इसका हाथ पकड़ कर इसे अपने पास सोफ़े पे बिठाया था। कनीज़ क्या तुम मुझे अपनी माँ जैसी समझती हो। अम्मा भी के सवाल ने कनीज़ को हैरान किया। आपको अपनी माँ से बढ़कर समझती हूँ, आपको मैं अपनी दादू नानू माँ सब समझती हूँ। कनीज़ ने मोहब्बत से कहा। तो अम्मा भी इत्मीनान से मुस्कुरा दी। फिर इस नाते से मैं तुमसे एक गुजारिश कर लूँ, आप हुक्म करें अम्मा भी। कनीज़ ने मोहब्बत से कहा। तो अम्मा भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। तुम सुल्तान को माफ़ कर दो बेटा और उसके साथ पहले जैसी मोहब्बत और उल्फत से रहना शुरू कर दो। अम्मा भी की बात पे कनीज़ बुत बन गई थी। देखो मैं जानती हूँ इसने जाने अनजाने में तुमसे बहुत ज़्यादती की, तुम्हारी हक तलफ़ी की है, लेकिन वो जैसा भी है तुम्हारा शौहर है और तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारी बेटी जैसी मोहब्बत शमान आन या अज़म और गज़ल के दरमियान देखें, तुम लोगों के दरमियान ऐसी चाहत ना देखें। क्या तुम चाहोगी कि इस बात से इस मासूम की दिल आज़ारी हो। इस बात पर कनीज़ ने हैरत से अम्मा भी को देखा। बच्चे माँ बाप और उनके रिश्ते को लेकर बहुत एहसास होते हैं कनीज़, इसी खातिर अपने रिश्ते में मोहब्बत और चाहत पैदा करो। अम्मा भी ने इसे समझ जाते हुए कहा। लेकिन कनीज़ ने शिकवागना निगाहों से नहीं देखा और इन्हीं की वजह से इस बच्ची के पैदा होने से पहले इसका किरदार सवालों की जद में आ गया था। अम्मा भी इसका कनीज़ ने नम आंखों से सवाल किया। तो अम्मा भी ने अपने सीने से लगाया, उसके बाल सहलाने लगी। जानती हो मेरी जान, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि सुल्तान ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। जानती हो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से सुल्तान ने सबके सामने चीख कर इतराफ़ किया था, तुम इसकी बीवी हो या औलाद। और ना कनीज़ ने सर उठाकर हैरत से अम्मा भी को देखा। तुम इसकी तड़प का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कनीज़, जो सुल्तान की इस पुकार में थी जब इसने चीख कर सबको बताया था कि इसकी औलाद है और तुम इसकी बीवी। अम्मा भी ने मोहब्बत से कनीज़ का चेहरा अपने हाथों में थामा। ख़ता सबसे होती है कनीज़, लेकिन अगर हम इस ख़ता का दामन पकड़ कर चलते रहेंगे तो कभी भी अपनी तल्ख़ माज़ी से बाहर नहीं आ पाएंगे, ना ही अपने रिश्तों मोहब्बत और खुशियाँ बरकरार रख पाएंगे। कनीज़ ने इस बात पर अपना सर झुका लिया। अगर रिश्तों की खूबसूरती को बाहर रखना है तो मुकाबिल के गुनाहों को बुलाना होगा, दरगुजर करना और माफ़ करना सीखना होगा, तो ही हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। अम्मा भी ने इसे चाहत और नरमी से समझाते हुए कहा। मैंने तुम्हें जो समझाना था बेटा समझा दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर अम्मा भी वहाँ से चली गई और कनीज़ से एक बुत बनी इस जगह बैठी इनकी बातों के बारे में सोचती रही। हाँ सुल्तान से गलती थी, इसने कनीज़ का दिल दुखाया था, इसकी हक तलफ़ी की थी, लेकिन इसे इस गुनाह की सज़ा कनीज़ ने भी दी थी और खुदा ने भी। जिस माँ की मोहब्बत सुल्तान का मान हुआ करती थी, वो मान मुकम्मल तौर पर मिट्टी में मिल गया था। और जब इंसान अपनी सज़ा को बर्दाश्त करता है, ख़ता पर पछताता तो इसके लिए सिर्फ़ एक शय बचती है, माफ़ी, जो हमारा खुदा भी बंदे को देता है और अपने बंदे को भी माफ़ कर देने का हुक्म देता है। अब कनीज़ ने सोच लिया था कि वो एक खता का दामन पकड़ कर अपनी ज़िंदगी की खुशी और खूबसूरती बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़कर बढ़ेगी अपनी बेटी की खातिर। सुल्तान रात के 10 बजे घर वापस आता है। अर्शमान ने इसे बहुत ज़रूरी काम से भेजा था, क्योंकि अर्शमान खुद आन की तबीयत ने बाइस गाँव से बाहर नहीं जा पाया था। सुल्तान हवेली में दाखिल हुआ था। एक मुलाज़िम ने इसे खाने का पूछा, लेकिन इसने इनकार कर दिया, क्योंकि जहाँ वो गया था वहाँ से खाना खाकर आया था। अब वो वापस आराम करना चाहता था, दिन भर की थकन उतारना चाहता था। बेसाख्ता सुल्तान के दिल में कनीज़ का ख्याल आया। वह सिंपल जिसने कनीज़ की कुर्बत में गुजारते इसके सामने किसी फ़िल्म की तरह चलने लगी। लेकिन अब इन पलों को याद करने का क्या फ़ायदा। अपनी इस जान लुटाने वाली बीवी को अपने अमल से खुद से बदगुमान कर चुका था। और बदगुमानी ऐसी शय होती है जो इंसानों के साथ ही ख़त्म हो सांसों के साथ ही ख़त्म होती है। सुल्तान अपनी सोचों को झटकता कमरे में दाखिल होता। घूप अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। सुल्तान अंधेरे में देखकर ज़रा परेशान हुआ, क्योंकि इसकी बेटी अंधेरे में डर जाती थी, इसलिए दोनों नाइट बल्ब ऑन करके सोते थे। सुल्तान ने लाइट ऑन की तो हैरत से इसकी आंखें फैल गई। कमरे को लाल गुब्बारों से सजाया गया था, जबकि गुलाब की लाल पत्तियां कारपेट पे बिखरी थी। सुल्तान की नज़र कनीज़ से पड़ी, जो लाल रंग की फ्रॉक पहने अपने सियाह लंबे बालों को खुला छोड़कर सजी हुई थी। हाथों में मौजूद लाल चूड़ी और होठों पर यह फैली जैसी लाल लिपस्टिक इसके हुस्न को मज़ीद निखार रहे थे। कनीज़ ये सब सुल्तान ने हैरत से पूछा तो कनीज़ हल्का सा मुस्कुराकर इसके पास आई। कनीज़ ने साईं जी नूरी आपकी नूरी, कनीज़ ने शर्मीली से मुस्कान के साथ कहा। तो सुल्तान की हैरत मज़ीद बढ़ गई, लेकिन फिर इसकी बात का मतलब समझते सुल्तान ने इसे खींचकर अपने सीने से लगाया, उसके बालों में चेहरा छुपा गया। कनीज़ को इसके आंसू अपनी गर्दन पे गिरते महसूस हुए। अपना हाथ सुल्तान के सर पर रखा और इसके बाल मोहब्बत से सराहने लगी। शुक्रिया नूरी, मुझे माफ़ करने का शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी में वापस आने का शुक्रिया। सुल्तान की आवाज़ से इसके एहसास साफ झलक रहे थे। इसकी मोहब्बत को महसूस करते कनीज़ भी नम आंखों से मुस्कुरा दी और इसे दूर होकर अपनी नजर झुका गई। नूरी कही की नहीं थी साईं जी, बस आपसे नाराज़ हो गई थी, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत से इसे वापस मना लिया, अब इसे फिर से नाराज़ मत करिएगा। आखिरी बार कनीज़ ने मुँह बनाकर कही तो सुल्तान हंस दिया और उसे अपने करीब करके मोहब्बत से इसका माथा चूमा। कभी नहीं मेरी जान। सुल्तान ने अब अपने होठ इसकी भीगी पलकों पर रखे और फिर मोहब्बत से
इसके गुलाबी हुए रुखसारों को चूमने लगा। फिर अचानक के ख्याल के तहत वो कनीज से दूर और हैरत से खाली कमरे को देखने लगा। अरफा कहाँ है? सुल्तान के सवाल पे कनीज के गाल मजीद गुलाबी हो गए। अपनी बड़ी अम्मी और बड़े पापा के पास। मुझे लगा कि आप मेरे साथ अकेले वक्त इससे ज़्यादा कनीज से कुछ कहा नहीं किया और ना ही सुल्तान को मुझे सुनने की ज़रूरत थी। इसका एक इशारा सुल्तान के लिए बहुत कीमती था। सुल्तान ने इसके चुन्नी से भरा नाजुक हाथ पकड़ा और इसे अपने करीब खींच लिया। तुम सुल्तान मलिक का सबसे हसीन ख्वाब हो नूरी, वो हसीन ख्वाब जो सच हो गया। सुल्तान ने जानिसार निगाहों से इसके हसीन चेहरे को देखते हुए कहा, जबकि कनीज की जबान तो इसकी आंखों से निकलती हरारत से तालू से चिपक गई थी। ये सुल्तान तुम्हारे बिना अधूरा था नूरी, इसकी मासूम सी कहानी से इसे मुकम्मल कर दिया। इतना कहकर सुल्तान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब खींचा और नरमी से इसके सुर्ख रंग में सजे होठों पे झुक गया। कनिज ने घबरा कर इसकी शर्ट का कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोचा था। सुल्तान की वो शिद्दत इसे पिघलने पर मजबूर कर रही थी। अचानक ही सुल्तान इसे अपनी बाहों में उठा लिया तो कनिज ने शर्मा कर अपना चेहरा इसके सीने में छिपा लिया। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा हक है तेरा। सुल्तान ने गुनगुनाते हुए इसे बेड पर लिटाया, उसका दुपट्टा से दूर करते इस पर काली घिटा के मानन छा गया। गुजरती रात ने इनके रिश्ते की स्याही को धो दिया। इनके दरमियान मौजूद सारी बेरुखी दूर हुई। अगर कुछ बचा था वो थी सिर्फ मोहब्बत। अज़म और अर्शमान दोनों क्या बेटियों की पैदाइश हुई थी। अर्शमान का बेटा अज़म के बेटे से महज 2 दिन छोटा था। दोनों बच्चों के दुनिया में आने से इन कोशिशों को 4 चाँद लग गए थे। बच्चे की पैदाइश आने के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुई थी, लेकिन खुदा ने इसे और बच्चे को सेहत वाली ज़िंदगी दी थी, जिसके लिए अर्शमान दिल से अपने रब का शुक्रगुजार था। अम्मा अब्बी ने दोनों बच्चों के नाम इनके बाबा के नाम से मिलते जुलते रखे थे। अज़म के बेटे का नाम उन्होंने आज़म और अर्शमान के बेटे का नाम आलीशान रखा था। लीज़ा को जब अपने बेटे का नाम पता चला तो इसने हैरत से ये पूछा कि बाप बेटे के नाम में क्या फ़र्क है। तब आज़म ने इसे मोहब्बत से बताया कि अज़म का मतलब पुख्ता इरादा होता है, जबकि आज़म बड़े को कहते हैं। बच्चे की खिलखिलाहट ने दोनों हवेलियों के गम मिटा दिए थे। देखते ही देखते कैसे 2 साल का वक्त गुजर गया, किसी को इल्म ही नहीं हुआ। तीनों बच्चे आपस में बहन भाइयों की तरह खेलते थे। अलबत्ता अरफा अक्सर ही आज़म और आलिशान पर बड़ी होने का रोब चढ़ा करती थी। जब आज़म 2.5 साल का हुआ तो लीज़ा को खुदा ने फिर से खुशखबरी दी। आज़म का बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से पागल हो जाए, जबकि लीज़ा बस इसे ढूंढने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ चीज़ें, तुम खुश नहीं हो? अज़म ने खुशखबरी मिलने के बाद लीज़ा का फूला हुआ मुँह देखकर पूछा। खुश, हमारा बेटा अभी सिर्फ 2.5 साल का और वो इतना सताता कि अब बताओ अरब फिर से देखो आन की या कनीज़ के यहाँ फिर से गुड न्यूज़ आई क्या? अभी नहीं, एक हम ही हैं जो दुनिया की आबादी बढ़ाएंगी, सब तुम्हारा कसूर है। लीज़ा की बातों पर इसे हैरत से देखता अज़म कहकमा लगाकर हंस दिया और उसके पास बेड पर बैठते हुए इसे सीने से लगाकर इसका माथा चुमा। नहीं मेरी चूजी, थोड़ा सा कसूर तुम्हारा भी तो था। याद करो मुझे मेरी बर्थडे पे स्पेशल सरप्राइज़ देने के लिए वो रेड नाइटी किसने पहनी थी? अज़म के बेबाक सवाल पर लीज़ा पाँव के नाखून तक सुर्ख होती अपना चेहरा अज़म के सीने में छिपा गई। अज़म ने मुस्कुराते हुए अपने सीने से लगा लिया था। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं हूं ना, तो उसे बच्चे को और आज़म को संभालने में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। वैसे भी आज़म लड़का था, देखने में अब हमारी प्यारी सी बेटी होगी जो हमें ज़रा परेशान नहीं करेगी। अज़म ने मोहब्बत से कहा तो लीज़ा ने उम्मीद से इसकी जानिब देखा और उसे खुद भी तो गुड़िया की तरह सजाने के लिए एक बेटी चाहिए थी। पक्का पक्का, अज़म ने इसे यकीन दिलाया। लेकिन अज़म की खुशफहमी 9 महीने के बाद पूरी हो गई थी, जब इनके यहाँ दो जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। अज़म जब अपने बेटों को देखने लगा तो इसका सामना लीज़ा की घूरती नज़रों से हुआ था। इतने प्यारे बेटे दिए हैं अल्लाह ने, खुश ना होना। तो अज़म ने एक बेटे को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, जबकि दूसरे बेटे को आज़म मोहब्बत से देख रहा था। तो अब इतने प्यारे बेटे खुद ही संभालना। तो लीज़ा ने मुँह बनाकर कहा तो आज़म हंस दिया। संभाल लूँगा, वैसे भी इतने शरीफ बच्चे होंगे ना कि मेरे किसी की सोचा ना होगा। आज़म ने अपना कॉलर झाड़ते हुए कहा, लेकिन काश भी जानता कि इसकी ये खुशफहमी जल्द ही दूर होने वाली थी। ओ खुदाई, ये क्या बलाएँ हैं पैदा की हैं मैंने। अज़म ने किचन में कदम रखा तो किचन का हर देखकर इसकी आंखों के सामने साथ मुंह बिखर गया। पूरे किचन के फर्श, दीवारों पे, शेल्फ़ों पे आटा ऐसे बिखरा था जैसे वहाँ तूफान आया हुआ था। और इस सब में अज़म के दोनों लाल खुद भी आटे में नहाए सफ़ेद बने हुए थे। दोनों 2 साल के हो चुके थे और अपनी शरारत से हर वक्त हर किसी को सताते रहते थे। अज़म के पीछे आती लीज़ा ने जब से ये मंजर देखा तो इसकी अपनी हालत अज़म जैसी ही थी, लेकिन फिर कहकमा लगाकर हंस दी। साइम और दाइम, ये क्या किया तुम दोनों ने? अज़म ने गुस्से से पूछा तो दोनों भाइयों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। फिर दाइम आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ा आटा आज़म के सामने रखा। बाबा रोटी पकाई। दाइम की बात पर अज़म ने अपना सर पकड़ लिया और लीज़ा फिर से मस्ती बड़ा कहते थे ना, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे शरीफ बच्चे होंगे। अब इन्हें ले लाओ और मुलाजमा को भी तुम ही बताना कि यहाँ क्या तूफान आया था, ताकि तुम्हें पता चले कि कितने शरीफ बच्चे हैं तुम्हारे। लीज़ा ने इतरा कर और अपने पास खड़े 5 साल आज़म को उठाकर वहाँ से चली गई। आज़म ने ज़रा घूर कर इन दोनों भाइयों को देखा, फिर दोनों को एक साथ बाहों में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाया। कसम से
कभी कभी दिल करता है रस्सी से बांध दूँ तुम दोनों को। अज़म ने सख्ती से कहा तो सामने मुंह बनाया और बुत बनकर बैठ गया। दाइम के मुकाबले में वो ज़रा शरीफ बच्चा था और जल्द ही डर जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों की शरारतों में इसका साथ देना नहीं भूलता था। जबकि दाइम को ना तो किसी का खौफ था, ना ही वो एक पल के लिए भी सुकून होता था। अज़म ने साइम से ध्यान हटाकर दाइम को देखा तो इसका दिल मुंह का आ गया था, क्योंकि दाइम बड़ी सी छुरी पकड़ के इसकी नोक अपनी टांग के पास ही मेज में मार रहा था। अज़म जल्दी से इसके पास आया, उसकी छाती से छुरी पकड़ी। या तो खुद मार दूंगा या तुम दोनों को, सुधर जाओ तुम दोनों। अज़म ने गुस्से से कहते दोनों को बाहों में उठाया और वॉशरूम की जानिब चल दिया। या अल्लाह, प्यारी सी बेटी मांगी थी पर न जाने कौन सा गुनाह किया था जो तूफान मिल गए। अज़म ने मसनूई गुस्से से कहते हुए साइम का गाल चुमा और उन्हें नहलाने के लिए वॉशरूम में ले गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि इसकी प्यारी सी बेटी की ख्वाहिश भी जल्द किसी पीर होने वाली थी, क्योंकि एक साल के बाद साइम और दाइम की तीसरी साल पर लीजा की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। और जब डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो अदम खुशी से सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन लीजा बस गहरा सांस लेकर बिस्तर पर ढैसी हो गई। इनके तीनों बेटों ने तो दिनों की तकनीक का नाश नहीं चाहा था। अब वो दोनों ही उम्मीद ही कर सकते थे कि चौथी औलाद बेटी हो। सुल्तान परेशानी से घर में दाखिल हुआ। अभी कुछ देर पहले अशमान ने इसे फ़ोन करके बताया था कि कनीज़ की तबीयत ख़राब थी और सुल्तान इसी परेशानी में अपना सारा काम छोड़कर कनीज़ को देखने आया था। सुल्तान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र कनीज़ पर पड़ी, जो शर्माई शर्माई से बेड पर बैठी थी। इससे पहले कि सुल्तान इस तक जाता, 6 साल अरफा भाग कर इसके पास है और उसकी टांगों से लिपट गई। बाबा मेरी प्यारी सी बहन आने वाली है। अरफा की बात पर सब लोग हंसते तो सुल्तान का ध्यान सब पर गया जो इसी के कमरे में मौजूद थे। वो तुम्हारी नहीं मेरी बहन होगी। 6 साल निशान ने मुँह बनाकर कहा। इस बच्चे का नखरा ही अलग था। इतनी सी उम्र में वो हर वक्त एटीट्यूड में रहता और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की जद्दोजहद करता था। तुम्हारी बहन नहीं कज़न होगी बतू, इसलिए कहती हूँ ध्यान से पढ़ा करो। अरफा की बात पर सर कहक में लगाकर हंस दिए। कनिष्ठ ने जान-निसार नज़र से अपनी बेटी को देखा, जो अपनी उम्र से ज़्यादा अक्लमंद और लायक थी। खुद तो वो मेहनत से पढ़कर फर्स्ट आने के कायल तो वो और अपने सब कज़न से यही तवक्को करती थी। साइम और दाइम को तो वो 3 साल की उम्र में ही ABCD सिखा चुकी थी। और सबसे हैरानकुन बात जो थी वो ये थी कि हर वक्त सबकी नाक में दम करने वाला दाइम इसके सामने इंतहाई शरीफ बन जाता था और हर वक्त इसके पीछे पीछे घूमता रहता था। सुल्तान ने झुककर अरफा को अपनी बाहों में उठाया, सोफे पर बैठी अम्मा बी के पास गया। बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी वाली औलाद दे। सुल्तान इनकी दुआ पर मुस्कराया, फिर अपने भाई के पास गया जिसे इसे गले से लगाकर मुबारकबाद दी थी। वैसे अज़म पीछे नहीं रहा। आज सुबह इसका फ़ोन आया था। गज़ल भी उम्मीद से है। अम्मा बी ने सबको बताया तो सबकी खुशी में मज़ीद इजाफा हो गया। पहले 3 बच्चों से दिल नहीं भरा, भाई साहब का जो चौथे की तैयारी में है। अशमा ने शरारत से कहा तो सब हंस दिए। सच में चौधरी की हवेली अब हवेली कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लगती है। ख़ास तौर पर आज़म के दाइम को तो चिड़ियाघर के पिंजरे में ही बंद कर देना चाहिए। अशमा ने आंखें घुमाकर कहा तो आंख खिलखिलाकर हंस दी। अब हर कोई आपके और आपके बेटे की तरह सड़ू थोड़ी हो सकता ना। एटीट्यूड देखे अपने बेटे का, कहाँ से लगता है 6 साल का बच्चा। आने आलिशान की जानिब इशारा किया, जो सीने में हाथ बांधे टांग को पीछे पड़े सोफे से टिकाए शान से खड़ा हर एक को देख रहा था। अपना तो सवाल ही है अलहदा है। अरशद अलीशान के पास और उसे बाहों में उठा लिया। छोड़े बाबा, बच्चा नहीं हूँ अब मैं। अलीशान फ़ौरन इसकी बाहों से नीचे उतरा। बच्चे ही हो, हाइट देखो अपनी, अभी अभी जब बड़े पापा जितने होंगे ना तब बड़े होगे तुम। अरफा ने इसे समझाते हुए कहा तो अलीशान ने मुंह बनाकर इसे देखा। वो सबसे बड़ी होकर रूप जमाने का मौका कभी नहीं जाने देती थी। चलो बच्चों, हम सब बाहर चलते हैं, अब मियाँ बीवी को अकेले वक्त गुजारने दो। अम्मा बी ने हुक्म दिया तो अशमान अरफा और अलीशान अपने साथ लेते कमरे से बाहर चले गए। सुल्तान मुस्कुराकर कनीज़ के पास आया, जिसके साथ तन्हा होने पर शर्मा रही थी। मुझे पता था घर आने पर मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, तो मैं ऐसे नहीं आता बल्कि तुम्हारे लिए हज़ारों तोहफे लेकर आता। सुल्तान ने कनीज़ के पास बैठकर इसका माथा चूमते हुए कहा तो कनीज़ शर्मा को खुद में ही समेट गई। मेरी ज़िंदगी को इतना हसीन बनाने का शुक्रिया मेरी जान। सच पूछे तो अगर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी और अरफा की वजह से। सुल्तान ने अफसरदी से कहा, और ये बात सिर्फ नहीं जानती थी कि इतने साल गुजरने के बाद वो अपनी माँ के दिए गम से नहीं निकल पाया था और अब जीने की और वजह दे दी है तुमने मुझे। सुल्तान ने कनीज़ के पेट पर हाथ रखकर कहा तो कनीज़ के सीने में अपना चेहरा छुपा गई। ज़िंदगी तो वही है जो अपने महबूब के साथ, और इसके बगैर भी कोई जीना होता है क्या। 3 साल बाद लीज़ा कॉफ़ी का मग हाथ में लिए पकड़े हवेली के लॉन में खड़ी अपने बच्चों को देख रही थी। इसके चारों बच्चे फुटबॉल से आपस में खेल रहे थे। खेलना भी क्या, वो अपनी छोटी बहन हीर को खिला रहे थे। अज़म की ख्वाहिश पूरी हुई थी। इनको अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था जो अपने बाप से ज़्यादा अपने भाइयों की जान थी। मजाल थी कि वो तीनों किसी को भी अपने भाई बहन को हाथ लगाने देते। एक तो सुनहरी आंखों और पूरे बालों वाली हीर इतनी प्यारी थी कि हर कोई इसकी जानिब खींचा चला जाता था, लेकिन इसके भाई किसी को भी इसके करीब आने की इजाज़त नहीं देते थे। बस सुल्तान की बेटी अरफा और उसकी छोटी बहन रजिया को इससे खेलने की इजाज़त थी, जब क्योंकि रजिया उम्र में हीर से बस 2 दिन छोटी थी। तो आज़म, साइम और दाइम इसका भी बहुत ख्याल रखते थे। आज़म ने फुटबॉल हीर के पैरों में रखा तो हीर ने खिलखिलाकर इसे हिट लगाया, उसके पीछे भाग पड़ी। मगर फुटबॉल लॉन के कोने में खड़े मुलाजमा के बच्चे के पास चला गया, जिसने
उसने इसे बाल को पकड़ लिया था। हीर के पास पहुंचने पर इस बच्चे ने वो बॉल इसे देना चाहा, लेकिन आजम ने फ़ौरन हीर के हाथ पकड़ लिया और इस बच्चे को घूरा। अब हमें नहीं चाहिए ये बॉल, तुम रख लो। 9 साल आजम ने ज़रा सख्ती से कहा, लेकिन हीर को वो बॉल चाहिए था। मैला बॉल हीर ने रोते हुए कहा, इस बॉल को पकड़ना चाहा तो आजम ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। नहीं हीर, मैं आपको नया ला दूंगा, वो बॉल अब गंदा हो चुका है। अपने बेटे की बात पर लिजा का मुंह हैरत से खुल गया। वो इनके पास में रोती हीर को बाहों में उठा लिया। ये क्या बात हुई आजम, ऐसा बोलते हैं क्या? लीजा ने हीर को की कमर को सहलाकर इसे चुप करवाना चाहा। इस बॉल को किसी और ने टच कर लिया मम्मा, अब वो हीर के काबिल नहीं है। बाबा इसे न्यू ला देंगे। आजम कंधे उचकाता हुआ हवेली में चला गया। लीजा इसकी बात पर हक्की बक्की सी वहाँ खड़ी रही। अपने बेटे के स्कूल से आजम को आगाह करने का इरादा रखती थी। और रात को जब सब लोग खाने की टेबल पर मौजूद थे, लीजा ने दोपहर वाली बात आजम का रवैया आजम को बताया, जिसे सुनकर आजम बस मुस्कुरा दिया। हद है आजम, हमारा बेटा बदतमीज हो रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। लीजा ने जरा गुस्से से इंग्लिश में कहा, बदतमीज नहीं चूजी, वो अपनी बहन के मामले में एहसास है जिसमें कोई बुरी बात नहीं। आजम ने इसे नरमी से समझा। रोटी का छोटा सा निवाला तोड़कर हीर के मुंह में डाला। तुम और तुम्हारे बेटे मिलकर ना बिगाड़ दोगे मेरी बेटी को। लीजा ने अपने बच्चों को घूरते हुए कहा, और जो अपने माँ बाप को लड़ता देखकर हंस रहे थे। कोई बात नहीं, जैसे मैंने तुम्हें सुधार लेना, कोई ना कोई इसे भी सुधारने वाला मिल ही जाएगा। आजम ने हीर का गाल हल्का सा खींचा तो वो हंस दी। हम जैसे तुम्हारे बेटे किसी का साया इसके पास आने नहीं देते, तो इसे कोई और मिल ही जाएगा, बल्कि दुनिया का सबसे बेचारा होगा वो आदमी जिसे तुम्हारी हीर पसंद आएगी। लीजा ने इतरा कर कहते हुए एक सैंडविच दाइम के सामने रखा। मेरी हीर को लड़का नहीं बल्कि वो लड़के पसंद करेंगे जो जो चीज़ हीर को पसंद आए। इसका क्या करते हैं लड़कों? आजम ने शरारत से अपने बेटों से पूछा। डिब्बे में डालकर हीर को दे देते हैं, साइम ने जवाब दिया और फिर खाना खाने लगा, जबकि लीजा अपना सर थाम कर रह गई थी। जितनी मिन्नतों मुरादों से आजम ने हीर को मांगा था, इसकी इतनी मोहब्बत इससे जायज़ थी। वैसे भी वो 3 भाइयों की सबसे छोटी इकलौती बहन थी, इसके नखरे तो फिर उठाए ही जाने थे ना। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसा फूड पसंद नहीं, मुझे पराठा खाना है। अचानक ही दाइम ने मुँह टेढ़ा करके कहा तो लीजा के सिवा सब हँसने लगा, क्योंकि वो लीजा की ही कॉपी कर रहा था। आज़म लीजा को नमाज कुरान के साथ-साथ उर्दू सिखाने में कामयाब हुआ था, लेकिन इसका अंग्रेज़ी लहज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में सब बच्चे कभी न कभी मज़ाक में लीजा की अंग्रेज़ी लहज़े बात ज़रूर करते थे। तुम ना मार खाओगे दाइम चौधरी, इसलिए इससे बेहतर है ये सैंडविच ही खा लो। लीजा ने मुझसे गुस्से से अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा तो आज़म हंस दिया। इसका अकेलापन मिट चुका था, ज़िंदगी हर कमी इसकी बीवी बच्चे ने पूरी कर दी थी। खाने के बाद लीजा सब बच्चों को इनके कमरे में सुलाने ले गई। सब बच्चों को सुलाना आसान था, सिवाय दाइम के जो सोए हुए साए के कभी बाल खींचता तो कभी चुटकी काट कर इसे उठा देता। आखिरकार लीजा ने इसे धमकी दी कि उसका उल्टा लटका देगी, तो साइम जो चैन में आया है वो भी अपने बहन भाइयों की तरह सो गया। सबके सो जाने के बाद लीजा ने मोहब्बत से अपने हर बच्चे को गाल चुमा और कमरे से बाहर जाने लगी। जब आज़म इसे कमरे में आता दिखाई दिया, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? लीजा ने हैरत से पूछा, लेकिन आज़म बस मुस्कुराकर अपने बच्चे के पास गया और इन्हें जानने नजर से देखने लगा। फिर आज़म ने आज़म का माथा चूमा। आज़म का गुस्सा, आज़म ने मुस्कुराकर कहा, फिर सोए हुए साइम का माथा चूमा। आज़म की नरमी। इसके बाद आज़म ने दाइम को देखा, जो नींद में भी ऐसा लग रहा था कोई शरारती ख्वाब देख रहा हो। आज़म की शरारत। आज़म ने दाइम का माथा चूम कर कहा, फिर हीर के पास आया, जो इनके बेड के पास बड़े चूल्हे में सो रही थी। ये भी इसका लाडी था कि 2 साल होने के बावजूद उस चूल्हे में सोती थी। आज़म की जान। आज़म ने हीर का माथा चूम कर कहा तो अपने बच्चों के लिए इसकी ये मोहब्बत देखकर लीजा की पलकें भीग गए। आज़म ने इसके बाद लीजा के पास आया, उसकी बाहों में लेकर इसका माथा चूमा। आज़म का जहान। आज़म के मोहब्बत से कहने पर लीजा मुस्कुरा दी और अपना सर इसके सीने पे रखा। तुम पर हनीमून अभी भी उधार है मिस्टर। लीजा ने लाड से इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, हाँ ना चौधरी फुलानी, अब मेरा अगला टारगेट यही है। आज़म ने लीजा की नाक खींच कर कहा तो वो खिलखिला दी, मैं भी जाऊँगा ना हनीमून पर। दाइम की आवाज़ पर आज़म और लीजा ने हैरत से इसे देखा, जो बैठ कर अपनी आंखें मल रहा था, और अपनी शरारती बेटे की बात पर दोनों हंस दिए। खुशियों ने इनके दर पर आकर इनका जहान भी मुकम्मल किया था। हान हॉस्पिटल से वापस आई तो अलीशान को लॉन में 2 साल रज़िया के साथ खेलता देखकर हैरान रह गई। अलीशान, तुम इस वक्त घर पर क्या करो? तुम्हें तो स्कूल होना चाहिए था ना? आन ने हैरत से पूछा तो अलीशान ने रज़िया से ध्यान हटाकर आन को देखा। मेरा दिल रुजू के साथ खेलने का किया तो घर आ गया। अलीशान ने कंधे उचकाकर आम से अंदाज में कहा तो आन का मुँह हैरत से खुल गया। और तुम्हारी टीचर ने तुम्हें आने दिया? मैंने टीचर को बताया ही नहीं। इस बार आन अपना सर थाम कर रह गई। वो स्कूल बंक करके कितनी हरदर्मी से बता रहा था। आन, तो तुम्हारे पापा को बताती हूँ तुम्हारे क्या काम है। आन ने गुस्से से कहा, लेकिन इसकी बात पर अलीशान के चेहरे पे कोई खौफ न ला पाई थी। क्या बताओगी भाई, क्या काम है मेरे बेटे? क्या काम है मेरे बेटे के? अर्शमान जो अभी हवेली में आया था मुस्कुराते हुए आन से पूछने लगा, स्कूल बंक किया आपके बेटे ने? आन की बात पर अर्शमान ने हैरत से आलिशान को देखा। क्यों, मुझे रजू से खेलना था। अलीशान ने कंधे उचकाकर आज़म से अंदाज में कहा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अलीशान मलिक, ज़रा चलो ज़रा मेरे साथ। शमान ने इसका हाथ पकड़ा, इसे अंदर ले जाने लगा, लेकिन छोटी सी रजिया फ़ौरन शमान की टांग से चिपक गई। बल्ले बाबा नाना,
मैं और शान खेलना। रज़िया ने इतने प्यार से अंदाज में कहा कि अर्शमान का सारा गुस्सा हवा हो गया और उसने छोटी सी गुड़िया को बाहों में उठा लिया। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसने स्कूल से भाग गया तो इसकी पिटाई होगी, ठीक है। अर्शमान ने अलीशान को घुरते हुए कहा, जिससे हाँ में सर हिलाया। अर्शमान ने रज़िया को गोद से उतारा तो अर्शमान के साथ खेलने लगी। अर्शमान को मुस्कुराता देखकर आन इसके पास आई। बच्चों को ज़रा ज़्यादा डांटना था ना मान, वरना वो बिगड़ जाएगा। आन की बात पर अर्शमान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अगली बार ज़्यादा डांट लूँगा, ये इसकी पहली गलती थी। आन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्शमान ने इसकी होठों पर उंगली रखकर इसे चुप करा दिया। इस वक्त तुम अपनी परवाह करो, क्योंकि बेटे से ज़्यादा तो तुम लापरवाह हो। कितनी देर हो गई मेरे करीब आकर मुझे सुकून दे दिए। अर्शमान के बेबाक सवाल पर आन ने घूर कर इसे देखा। बिगड़ी हुई मैं नहीं, आप बाप बेटे हैं। अम्मा भी से शिकायत करूंगी आपकी। आन ने हवेली की जानिब जाते हुए कहा, कर लेना, फिर रात में तुम्हें शिकायत का नतीजा भी बता दूंगा। अर्शमान ने इसे कहा, लेकिन आन इसे नजरअंदाज करती अम्मा भी के पास चली गई। अर्शमान ने सोचकर मुस्कुरा दिया कि अभी इसके गाल शबनम से धमक रहे होंगे। इसने मुस्कुराते हुए रज़िया और ईशान को देखा जब खेल रहे थे। जिंदगी से आई चिढ़ गई थी, अब बस खुशियाँ इनकी मुंतजिर थी। आप इनसे मिल सकते हैं मिस्टर मलिक। डॉक्टर की बात पर सुल्तान का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो हाँ में सर हिलाकर उठा और डॉक्टर के पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने इसे कमरे की जानिब इशारा किया और खुद वहाँ से चला गया। सुल्तान कितनी देर इस कमरे के बाहर खड़ा, फिर इसने हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे में बस एक बेड के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन जिसमें सुल्तान की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। वो बेड पर बैठा कमज़ोर सा वजूद था, जिसके हाथों को बांधा गया था, वरना वो खुद ही अपना चेहरा और जिस्म रोशनी लग जाती थी। सुल्तान मुर्दा कदमों से चलता हुआ उनके पास से उनके सामने घुटनों के पल बैठ गया। अम्मी, सुल्तान की नम आवाज़ में पुकारने पर फरीन बेगम ने मुर्दा आंखों से इसे देखा। आज सुल्तान पहली मर्तबा इनसे मिलने नहीं आया था, बल्कि वो कभी कभार सबसे छुपा कर इनसे मिलने आता रहता था। आप कैसी है? सुल्तान जानता था कि इसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। इतने सालों से कोई जवाब नहीं मिला था। अब मैं आपके लिए लाया था, आपको पसंद है ना? सुल्तान ने हाथ में पकड़ा डिब्बा के सामने किया, जिसमें समोसे थे जो फरीन बेगम के पसंदीदा थे, मगर फरीन बेगम ने इन्हें पकड़ा तक नहीं था। वो बस मुर्दा आंखों से सुल्तान को देखती जा रही थी। इनका हाल देखकर सुल्तान हमेशा की तरह से झटक के रोने लगा। इसने हमेशा वाली बात दोहराई, काश आप वो सब ना करती थी अम्मी, काश तो मैं दुनिया से आपके लिए लड़ जाता। गुलसान ने रोते हुए कहा और अपना सर फरीन बेगम की गोद में रख दिया। अपने बेटे को माफ़ कर देना अम्मी, माफ़ कर देना। सुल्तान ने बहती आंखों से कहा और कितनी देर इनकी गोद में सर रख कर वहाँ बैठा माँ की आगोश में अपना सुकून तलाश करता रहा। फिर इसने अपने आंसू निकाल कर सर उठाकर फरीन बेगम को देखा और अपना मोबाइल निकाल कर मुस्करा दिया। ये देखिए अम्मी, मेरी बेटियाँ। सुल्तान ने अरफा रज़िया की तस्वीर फरीन बेगम को दिखाते हुए कहा। अरफा जहाँ मुकम्मल तौर पर कहानी की कॉपी लगती थी, रज़िया ने 3 नक्श तो अपनी माँ के लिए थे, लेकिन गुंदगी रब अपने बाप से विरासत में की थी। माशाल्लाह अरफा 9 साल की हो गई अम्मी, और पता है इतनी होशियार है, हर क्लास में फर्स्ट आती है। और ये मेरी छोटी सी जान रज़िया, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुल्तान ने मोहब्बत से इस तस्वीर को देखते हुए कहा। फिर इसने एक और तस्वीर निकालकर फरीन बेगम के सामने की और ये आलिशान है अम्मी, अर्शमान का बेटा, देखे कितना बड़ा हो गया ये भी। सुल्तान ने हल्का सा हंसते हुए कहा, लेकिन फरीन बेगम की आंखों में हमेशा वही तकीद देकर फिर से रो दिया। अर्शमान भाई भी आपको बहुत याद करते हैं, बस हमसे अपना गम छुपा जाते हैं, लेकिन वो गम इनके दिल में है। सुल्तान ने बेबसी से कहा और अपने आंसू पोंछने लगा। हमारे घर में सब है अम्मी, रौनक, खुशियाँ, मोहब्बत, बस मेरी माँ नहीं है। सुल्तान ने बहती आंखों से कहा और समोसे का डिब्बा फरीन बेगम के पास रखकर उठ खड़ा हुआ। और मेरी माँ के बगैर हर खुशी अधूरी है। इतना कहकर सुल्तान ने अपना आंसू पोंछता कमरे से बाहर निकल गया। वो नहीं जानता था कि वो सबसे छुपा-छुपाकर यहाँ फरीन बेगम से मिलने क्यों आता था। शायद इसलिए कि माँ का रिश्ता ऐसा होता है जो कभी भी हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन मान नहीं पड़ सकता। सुल्तान खुद पर काबू पाता मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गाड़ी में आकर बैठा तो उसका मोबाइल बजने लगा। कनीज़ की कॉल आती देखकर सुल्तान के होंठ मुस्कुरा दिए। हेलो जाने सुल्तान। सुल्तान की बात अरफा की हंसी से सुनाई दी तो सुल्तान को एहसास हुआ कि फ़ोन इसकी बेटी ने किया है। ऐसी ये तो बाबा की जान है। सुल्तान ने शरारत से कहा तो अरफा मजीद हंस दिए। बाबा घर कब आएंगे? अरफा ने मेहनत से पूछा। बस आने लगा हूँ, कुछ चाहिए बाबा की जान को? सुल्तान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। जी मुझे चॉकलेट और रज़िया को भी चॉकलेट। अरफा ने अपने और रज़िया के बारे में कहा। सब प्यार से रज़िया को रज़ू बुलाते थे। और कुछ? और मामा कह रही जल्दी आ जाना वरना नाराज़ हो जाएंगी वो आपसे। अरफा ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया तो सुल्तान कैकमा लगाकर हंस दिया, क्योंकि वो जानता था फ़ोन अरफा ने नहीं, इसकी नूरी ने बंद किया था। इसकी नाराज़गी तो घर जाकर दूर करूँगा। सुल्तान ने खुद कलामी की और गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने घर की जानिब चल दिया, जहाँ इसकी खुशियाँ इसके इंतज़ार में थी।